अब कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑन। तो उस टाइम पे मैंने वर्ड यूज किया था हीट ट्रीटमेंट। उस टाइम पे मैंने वर्ड यूज किया था हीट ट्रीटमेंट। आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं उसमें मैंने जो लाइन बना, रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ में मैंने एक जगह में एरो बनाते हुए जाना था, प्रोसेस कैसे चलती है, तो उसमें मैंने हीट ट्रीटमेंट बोला था। तो वहां पे जो हीट ट्रीटमेंट जो हुई थी वो कौन सी हीट ट्रीटमेंट थी? प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट हुई थी। उसमें क्या किया जाता है, जो ग्रेन्स जो इरेगुलर साइज एंड शेप की हैं वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसमें जो ग्रेन्स हो जाते हैं वो ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, रेगुलर साइज के हो जाते हैं, और उनकी जो इक्वी डिस्टेंस है वो भी सेम रहती है। तो वहां पे वो दो काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे पहला तो इम्प्योरिटीज को डिक्रीज करता है, सरफेस इम्प्योरिटीज को। दूसरा दूसरा का क्या काम करता है, स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करती है ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, ये सब विच इम्पेक्ट द मूवमेंट ऑफ द डिसलोकेशन एंड डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। डिसलोकेशन भी एक डिफेक्ट है, ठीक है, क्रिस्टल में। तो क्या है, जब भी अपन फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल में, जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिसलोकेशन लाइन डिफेक्ट आ जाता है, उसमें सरफेस डिफेक्ट भी आ सकता है, इम्प्योरिटीज भी आ सकते हैं। तो दिस सर्व्स एज द हार्डन द मटेरियल। मतलब क्या है कि अगर उसमें इम्प्योरिटीज डिसलोकेशन अगर आ जाता है मटेरियल में, और ग्रेन ग्रेन जो है वो इरेगुलर साइज एंड शेप की होती है, तो वो मटेरियल कौन सा हो जाता है, हार्डन्ड हो जाता है और स्ट्रेंथन्ड हो जाता है, और उसकी ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर अपन को इस सब को रोकना है, अगर अपन को ऐसा मटेरियल, मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली डिस्कस भी किया था, जब आपके हमारा मकसद जैसे मान लो कि स्ट्रेंथ बढ़ाना है, जैसे मान लिया 220 मेगा पास्कल हमें, हमारे पास अभी मटेरियल की स्ट्रेंथ है, और अपन को हमारा मकसद ये सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना है, बाकी भले उसके मटेरियल के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा मकसद है स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो उस टाइम पे आप भले ही सिर्फ आप क्विंचिंग कर लीजिए, जिसको अपन हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, या तो क्विंचिंग कर लीजिए, वाटर क्विंचिंग, या फिर आप मटेरियल को पीट दीजिए। तो दोनों केसेस में मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाएगी, और दोनों केसेस में क्या है, ग्रेन्स जो मटेरियल के अंदर की जो ग्रेन्स है वो इरेगुलर साइज एंड शेप की हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ, बाकी फिर वो डक्टिलिटी आपकी भले रिड्यूस हो जाए, या फिर मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए, तो उसकी अगर चिंता नहीं है, तो आप सिंपली सिर्फ आप कौन सी, या तो हीट ट्रीटमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर कुलिंग करनी जी। पड़ेगी, या फिर आप मटेरियल को पीटिए। ठीक है, तो दो काम करने पड़ेंगे। तो अगर अपन को मटेरियल की स्ट्रेंथ की को इंक्रीज करने के साथ साथ डक्टिलिटी को लूज नहीं होने देना है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग करते हैं मटेरियल की, उसके बाद क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, आया समझ में? पहले क्या आपने क्या किया, अपन ने क्या किया, मटेरियल को पीट के अपन ने उसमें स्ट्रेंथ हार्डनिंग की, अपन ने किया कि नहीं किया? फिर उसको अपन ने प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करके डक्टिलिटी को इंक्रीज करवा दिया। तो डक्टिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई, स्ट्रेंथ जैसे मान लिया कि मेरे को चाहिए मटेरियल, जैसे मान लिया पहले 220 मेगा पास्कल मटेरियल की स्ट्रेंथ थी, तो अगर मैंने सिर्फ स्ट्रेंथ हार्डनिंग, दो तरीके की अपन हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से सुनना। ठीक है, एक कर रहे हैं अपन स्ट्रेंथ हार्डनिंग, दूसरी अपन कर रहे हैं स्ट्रेंथ हार्डनिंग प्लस प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। ठीक है, और तीसरी कोई नहीं, अभी अपन इन दोनों पे ही फोकस करते हैं। तो पहला, अगर अगर हम अपन स्ट्रेंथ हार्डनिंग करेंगे तो मटेरियल की स्ट्रेंथ पहुंच रही है, मान लीजिए 320 मेगा पास्कल पहुंच जा रही है। ठीक है, 320 मेगा पास्कल पहुंच रही है। तो अब हमने ये देखा, डक्टिलिटी मैंने चेक की, तो मटेरियल की जो डक्टिलिटी है वो लूज हो गई है बहुत ज्यादा, और मटेरियल आपका बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, अपन ने ब्रिटल हार्डनेस टेस्टिंग में चेक किया। ठीक है, जिसकी वजह से मटेरियल आपका ब्रिटल हो गया है। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हो कि मटेरियल की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा बढ़ सके उतनी ज्यादा बढ़े, तो सिर्फ आप स्ट्रेंथ हार्डनिंग करें। अगर आप चाहते हो
कि मटेरियल की स्ट्रेंथ तो बढ़े पर साथ साथ में डक्टिलिटी भी लूज ना हो, मटेरियल इतना ज्यादा हार्ड ना हो कि उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाए। ठीक है, उस केस में अपन क्या करते हैं, स्ट्रेंथ हार्डनिंग प्लस प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। स्ट्रेंथ हार्डनिंग तो अपन ने कर ली है, दूसरे सैंपल को लिया, उसकी स्ट्रेंथनिंग हार्डनिंग किया तो 320 मेगा पास्कल अपन को स्ट्रेंथ मटेरियल की मिल रही है। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। ओके, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग जो करते हैं ना, उसमें मटेरियल आपके पास कौन सा है जिसमें ग्रेन जो है इरेगुलर साइज एंड शेप की है, तो अपन उसमें टेम्परेचर देके हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करते हैं, तो उससे क्या है, डक्टिलिटी जो लूज हुई है वापस उसको मिल जाएगी डक्टिलिटी। ठीक है, तो आपका ब्रिटलनेस उसमें रिड्यूस हो जाएगी, बट इसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे कम हो जाएगी, 320 नहीं रहेगी, मटेरियल की स्ट्रेंथ आपकी अब क्या हो जाएगी, 280 मेगा पास्कल। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो पहले जब मटेरियल आपके हाथ में था तब आपकी स्ट्रेंथ थी कितनी, 220 मेगा पास्कल। अब क्या हो गई है, 280 मेगा पास्कल। इस केस में भी आपका मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ी है पर साथ साथ में डक्टिलिटी लूज नहीं हुई है। इसमें जो स्ट्रेसेस इसमें आ गए थे वो रिलीव कर दिए हैं हमने, स्ट्रेंथ हार्डनिंग करके अपन ने जो उसके अंदर जो स्ट्रेसेस आ गए थे, कौन से स्ट्रेसेस, क्रिटिकल रिजॉल्व शेयर स्ट्रेसेस आ गए थे, तो उसको अपन इंटरनल स्ट्रेसेस भी कहते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस भी आ गए थे, उसको भी अपन ने रिलीव कर दिया, और दूसरा अपन ने डक्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर दिया। तो समझ में आ गया क्यों करते हैं अपन प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, आया कि नहीं? यस सर। Unlike ordinary tempering alloy must be kept at the elevated temperature for an hours to allow the precipitation to take place. This time delay will called as aging. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे टेम्परिंग की, ये टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसको अभी ध्यान ना दें। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर आप लोगों को कैसे सेट करना है। टेम्परेचर आपका होना चाहिए एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपन अपन को क्या पता, दो तरह के टेम्परेचर पता होने चाहिए। एक तो अपने पास रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, और दूसरा कौन सा टेम्परेचर पता होना चाहिए हमें, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए मटेरियल का। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें हॉट वर्किंग करना है कि कोल्ड वर्किंग करना है। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, हॉट वर्किंग हो जाएगा। अगर हॉट वर्किंग। मटेरियल आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम पे आपका वर्किंग हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं। तो दोनों केसेस कोल्ड वर्किंग। मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको अलग अलग मिलेंगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी अपन को अलग अलग मिलती है। तो एक एलिवेटेड टेम्परेचर क्या है कि आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट को देखते हुए अपन को टेम्परेचर को सेट करना है कि कितने टेम्परेचर। ये कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको भाई जैसे मेरे को एल्यूमिनियम का अलॉय बना रहा हूँ, एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कि स्टेनलेस स्टील की ज्यादा होती है? स्टील की ज्यादा होती है। स्टील की ज्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम की टेम्परेचर, एल्यूमिनियम का अगर मेरा मकसद ये है, मैं अपना अभी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि एल्यूमिनियम का ऐसा अलॉय बनाऊं कि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल स्टेनलेस स्टील के बराबर हो जाए। पॉसिबल है? पॉसिबल है? ये अलॉय मिला के पॉसिबल तो है सर। बेटा, पॉसिबल ये तो है कि एल्यूमिनियम का अलॉय बना के स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। यस अब सर। आप बताइए कि ये पॉसिबल है क्या वो स्टेनलेस स्टील के स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए? तो अपना मकसद डिसाइड हो गया, तो मकसद डिसाइड हो गया तो अपन उसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा कि कितने टेम्परेचर पे अपन को हीट ट्रीटमेंट करना है ना। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे अपन को कितने घंटों तक रखना है, कितने घंटों तक उसको रखना है, उसी को अपन
वो जैसे आपको बोला था कि वहां पे आप लोगों ने ट्रिपल डी डायग्राम में देखा था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अपन ने रख दिया था ना, याद है आपको? यस सर। उसमें अपन क्या कर रहे थे, 727 डिग्री सेल्सियस से लेके हाँ उसको सर। हो रहा था, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसको अपन क्या कहते हैं, एजिंग। उसको क्या कहते हैं, एजिंग। तो उस जैसे मान लीजिए 727 डिग्री सेल्सियस से चार, अपन ने जो चार्ट एजिंग। बनाया था, जो अपन ने ग्राफ बनाया था, वो कितने टेम्परेचर पे था? वो था मेरे ख्याल से 650 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो हाँ 650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, फिर 650 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे है वो। तो वो उसको जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितने टाइम के लिए रख रहे हैं अपन, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रख रहे हैं, मान लीजिए कितने भी घंटे के लिए रख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एजिंग टाइम। उसको बोलते हैं एजिंग या फिर एजिंग टाइम, AGING, एजिंग टाइम। और जिस टेम्परेचर पे अपन उसको रखते हैं, जैसे 650 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एजिंग टेम्परेचर। तो 650 डिग्री सेल्सियस उस केस में क्या हो जाएगा, एजिंग टेम्परेचर। ठीक है, आया समझ में? यस सर। स्टेप्स अब लिखिए, स्टेप्स फॉर स्टेप प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। इससे पहले आप यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, ये देखिए सॉल्यूशन ट्रीटमेंट इन प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग का। ये देखिए, ये पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम माइक्रोस्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे आप इनिशियल फेज में है, जो आपके हाथ में मटेरियल है। जैसे ही आप सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करते हैं, सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करके करेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, प्योर सॉलिड स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे गामा सॉलिड दिखता है। ठीक है, गामा सॉलिड दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ से लेके हम इसकी क्या क्विंचिंग करेंगे, यहाँ से करके अपन इसकी क्विंचिंग करेंगे, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस हो जाएगी। कंप्लीट स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस, सॉल्यूशन ट्रीटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। सॉल्यूशन ट्रीटमेंट में आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। ये सॉल्यूशन ट्रीटमेंट में क्या था, इट इज अ हीट ट्रीटमेंट टेक्निक यूज्ड टू इंक्रीज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेल्लेबल मटेरियल। तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अपन जब क्विंचिंग करते हैं, तो जो जो यहाँ पे जो ग्रेन्स दिख रही हैं, वो इरेगुलर साइज एंड शेप की हो जाती हैं। इरेगुलर साइज एंड शेप की हो जाती हैं। फिर अपन क्या करते हैं, फिर से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से अपन दूसरी प्रोसेस अप्लाई करते हैं। वो कौन सी प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में फिर से अपन ने टेम्परेचर किसी टेम्परेचर पे सेट किया, सेट करके अपन ने रखा फर्नेस में। फर्नेस में रख के फिर उसको थोड़ी देर 2 घंटे के लिए रखा, मान लीजिए 2 घंटे के लिए रखा। तो ये टाइम जो है वो क्या है, एजिंग टाइम दिख रहा हुआ, या टी एजिंग लिखा हुआ है। फिर उससे जो स्ट्रक्चर मिलेगा मटेरियल का, इसमें देखिए बहुत सारी इम्प्योरिटीज दिख रही हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको इम्प्योरिटीज दिख रही हैं, ये हाँ इम्प्योरिटी। सर। तो आपको ये स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी दिखने लगती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ कुछ अपन अपन कभी कभी हीट देते हैं किसी मटेरियल में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने की वजह से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन। वो क्या ऑक्सीजन इसमें आ जाता है। जब भी अपन उसमें टेम्परेचर देते हैं, तो किसी मटेरियल, कोई मटेरियल ऐसा है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम क्या बनाता है, Al2O3। जैसे मान लीजिए ये एल्यूमिनियम था, पहले प्योर एल्यूमिनियम था। जैसे ही अपन ने प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग किया, टेम्परेचर दिया, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया। तो ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं वो क्या है, वो क्या हो जाएंगे, वो Al2O3 हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, Al2O3, O3। Al2O3। ठीक है, तो इसमें इसी को ही अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो अब यहाँ पे अदर इम्प्योरिटीज को इंक्लूड हो जाती है, लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, और भी हो जाती है, मैंने एक एग्जांपल लिया था बस। ठीक है, तो फाइन डिस्पर्स्ड ऑफ प्रेसिपिटेट्स विथ द ग्रेन्स रिटेन अपॉन द कूलिंग। तो जो ऑक्सीजन जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप उसको एक्चुअल मत मानिए। जैसे मान लीजिए, अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई है और यहाँ पे आपका जो ग्रेन्स है जो इरेगुलर साइज एंड शेप की है, तो यहाँ पे ये क्या है, अपनी पोजीशन को रिटेन कर देते हैं इस यहाँ पे, और रेगुलर साइज एंड शेप के हो जाते हैं, और फाइन पार्टिकल भी इसमें डिस्पर्स हो जाते हैं, जिससे इसकी डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे मटेरियल की इम्प्यूरिटीज तो बढ़ रही है, पर यहाँ पे मटेरियल की डक्टिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से? Al2O3 की वजह से। ठीक है, तो अब प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अटेंडेंस आप लोग एक मिनट में ही ले लेता हूँ अटेंडेंस, मैं ही ले लेता हूँ अटेंडेंस। रेडमी कौन है? रेडमी किसका है? रेडमी श्री कृष्णा। अच्छा, कृष्णा। हाँ कृष्णा अपना वो बंद करो, म्यूट करो उसको। सर, वो मेरा है सर, एक्चुअली ना वो वापस इंस्टॉल किया था तो ऐसा हो गया, मैं चेंज करती हूँ। आप चेंज कर लेना, अभी आप म्यूट करो तो अटेंडेंस लूं मैं। हाँ सर। ये कृष्णा पांडे अलग से आ तो रहा है? चेंज कर दिया सर मैंने। तो स्टेप कल ही बता दिए जाए, है ना? कल स्टेप्स बता के, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग की स्टेप बता के, स्टेप कुछ नहीं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि स्टेप कैसे होती है, अपन को एक टेम्परेचर सेट करना है, सेट करके अपन को ये डिसाइड करना है कितने घंटे तक फर्नेस में रखना है अपन को। ठीक है, मान लीजिए मैंने 400 डिग्री सेल्सियस डिसाइड कर लिया, 400 डिग्री सेल्सियस डिसाइड कर लिया एजिंग टेम्परेचर, और मैंने 2 घंटे डिसाइड कर लिए एजिंग टाइम। ठीक है, तो पहले फर्नेस को सेट करते हैं टेम्परेचर पे 400 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? तो फिर उसके बाद अपन ने एजिंग टाइम डिसाइड कर लिया, फिर उसको फर्नेस में रखा जाता है। तो यही प्रोसेस है, आपको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। कल क्लास आपकी होगी 1 घंटे होगी, 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है सर। सर, थैंक यू सर।